नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंदौली दौरे पर रहे सीएम योगी। 529 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और किया शिलान्यास। वाराणसी में की कानून व्यवस्था की समीक्षा। आखिरकार मानी योगी सरकार। राहुल और प्रियंका गांधी को मिली लखीमपुर जाने की इजाजत। सीतापुर से प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर रवाना हुए राहुल। लखनऊ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित। एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। आवास पर लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड का नया वीडियो आया सामने। पूर्व सांसद अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की बताई जा रही है ब्लैक फॉर्च्यूनर कार। पुलिस ने पूछताछ के बाद किया आरोपी को फरार। मुरैना में हादसे का शिकार हुई यूपी पुलिस। ट्रक से टकराया पुलिस का वाहन। हादसे में 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली के सैयद राजा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने 529 करोड़ के 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रभारी मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का स्वागत किया। सीएम योगी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले सीएम योगी बरठी कमरोर गांव पहुंचे, जहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी चंदौली से ही सीधे वाराणसी के लिए निकल गए, जहां वे वाराणसी के सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वहां से बाहर निकलने दिया गया। एयरपोर्ट पर राहुल अपनी गाड़ी से निकले, उनका काफिला रवाना हुआ। आपको बता दें कि काफी देर तक विवाद चला, जिसके बाद राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत दी गई। वहीं इसके बाद राहुल एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी से प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर पहुंचे। यहां से वो प्रियंका गांधी के साथ सीधे लखीमपुर के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल भी मौजूद थे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता जमील अहमद। जमील, क्या कुछ अपडेट? राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। सर, ये काफी बवाल चला है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे धरना दे रहे थे प्रियंका की रिहाई को लेकर, और प्रियंका भी इस बात से अड़ी थी तो लखीमपुर जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। वही राहुल गांधी भी उन्होंने कहा था कि हम लखीमपुर जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, जिसको लेकर काफी कड़ी मशक्कत और काफी बवाल के बाद, धरना के बाद यहाँ के प्रशासन है और सरकार ने अनुमति दी है कि केवल 5 लोग ही जाएंगे। तो इनके साथ जो एक भूपेश बघेल है, सीएम है छत्तीसगढ़ के, और एक पंजाब सरकार के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है,
और प्रदेश अध्यक्ष 5 लोग या प्रियंका राहुल जी ये सीधे यहाँ पे आ रहे हैं लखीमपुर और किसानों से मिलेंगे, एक धौरारा जाएंगे, उसके बाद इनका रूट टिकुनिया है। टिकुनिया में घटनास्थल पे जाने के बाद बताया जा रहा है कि पत्रकार रमन कश्यप के घर जाएंगे। उसके बाद ये सीधे जो एक चौखड़ा फार्म वहां के किसान मृतक उनके परिवार से मिलेंगे। और इन्होंने एक ऐलान भी किया है, छत्तीसगढ़ सीएम और ये पंजाब सीएम ये अपने दोनों राज्य सरकारों से 50-50 लाख रुपए की मदद जो पीड़ित परिवार है उनको देंगे। बिल्कुल, आगे का क्या कार्यक्रम तय किया गया है? रात्रि विश्राम का राहुल गांधी का कार्यक्रम कहाँ का है? अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है। जैसे ही अपडेट कुछ मिलती है, बाकी ये लखीमपुर के लिए सीतापुर से निकल चुके हैं, लखीमपुर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता जमीर अहमद, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। सीतापुर में प्रियंका गांधी ने फोन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया था। इस कारण वहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो गए थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गेस्ट हाउस के अंदर से फोन पर ही संबोधित किया। प्रियंका ने कहा, जब कोई किसान संघर्ष या आंदोलन में अपनी जान गंवाता है तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे शहीद कहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आज एक ऐसी सरकार है कि इन्हीं का गृह मंत्री जनता को धमकाता है, वो जनता की आवाज से डरता है, उसका बेटा गाड़ी के पहियों तले किसानों को कुचल देता है और ये कायरों की सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। जब यह हादसा हुआ तो कहां थी ये पुलिस, कहां थी ये सरकार, कहां था ये प्रशासन? ये तमाम बातें प्रियंका गांधी ने कही है। देश में इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी मौके पर लखनऊ में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो कार रैली का फ्लैग मार्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्होंने समारोह को संबोधित कर एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एनएसजी के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। हम सब की आध्यात्मिक नगरी काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक प्रमुख यानी देश का हृदय स्थल है, तो देश की स्वाधीनता के अवसर पर स्वाधीनता के लिए होने वाले उन सभी संघर्षों का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1857 के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रथम स्वातंत्र समर की अलख को जगाने वाला, चाहे वह बलिया रहा हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, या प्रदेश के अलग अलग ऐसे स्थान थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ उस समय स्वाधीनता की एक अलख जगाने का कार्य किया था। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए जो बिगुल फूंका गया था, उसको कौन भूल सकता है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला जो एक अभियान प्रारंभ हुआ था प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान, कौन उसको विस्मृत कर सकता है। और ऐसी अनगिनत स्थल हैं, बहुत सारे ज्ञात हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोगों की स्मृतियों में हैं, उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया जिनके वे सचमुच हकदार थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने शाजापुर दौरे के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने सीधे भाजपा पर किसानों की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही किसानों की हत्या करवाई और हत्यारे फरार हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोरोना में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। किसान 1000 रुपए में धान बेचने को मजबूर हैं। अखिलेश ने कहा कि यूपी से एक आईपीएस और 6 पुलिसकर्मी भी फरार चल रहे हैं और सरकार फरार अपराधियों के साथ खड़ी है। आज अर्थव्यवस्था को चौपट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर कोई अर्थव्यवस्था को बचाता है तो किसान, और किसान के ऊपर भी 3 काले कानून, जिससे कि किसान मजदूर बन जाए। और आज जब फसल तैयार है धान की, तो बताओ कीमत क्या मिल रही, 1000 रुपये में मजदूरी में किसानों को अपना धान बेचना पड़ रहा है। खत्म हुई है। अब सरकार को समझ आई है, सरकार को न जाने कहाँ से समझ आ गई कि अब सभी नेताओं को जाने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन जाएगा, और वहीं जो गिरफ्तारी होनी है उसकी आवाज़ लगातार समाजवादी पार्टी उठाएगी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक गवाही देता दिख रहा है। थार गाड़ी के पीछे ब्लैक फॉर्च्यूनर में सवार युवक गवाही दे रहा है। बाबू बनारसी दास के पोते अंकित दास की ये काली फॉर्च्यूनर बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद अंकित दास भी फरार है। पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा ये अंकित दास बताया जा रहा है। किसानों को कुचलने वाली थार गाड़ी के पीछे ब्लैक फॉर्च्यूनर दिखी थी। सीओ वीडियो में युवक से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्या सुनकर संबंधित अफसरों को उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर फरियादियों की समस्याओं को सुना और वहां रखी कुर्सियों पर बैठे एक एक फरियादी से मुलाकात की। व्यक्तिगत तौर पर होने वाली परेशानियों के साथ समस्या निस्तारण के लिए आने वाली कठिनाइयों को भी जानने का प्रयास किया। यूपी पुलिस की दादागिरी का ये आलम है कि लोग उसके डर से पलायन करने को मजबूर हैं। मामला संभल जिले से जुड़ा हुआ है, जहां बनियाठेर थाना के दरोगा के खिलाफ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। पीड़ित का कहना है कि दरोगा ने उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ग्रामीणों ने मिलकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मामला सर आपको संज्ञान में होगा ही कि मैंने रत्नेश कुमार के खिलाफ एक ऑडियो वीडियो वायरल किया था, जिसमें 20,000 रुपये मेरे से लिए थे और मारपीट की थी मेरी। तो वो मैंने 156 कोड में डाल रखा, उसकी कार्रवाई चल रही है। तो दरोगा जी ने उससे चढ़कर घर वालों पर 2 फर्जी मुकदमे लगा दिए और दरोगा जी घर जाते हैं, इनकाउंटर की धमकी देते हैं और महिला के साथ बदतमीजी करती। 2 तारीख की बात है, घर में भाभी अकेली थी। तो एक विशाल कुमार पुलिस वाले और 2 अन्य पुलिस वाले थे जो अपने आप को एसआई दरोगा बता रहे थे। उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, मेरी भाभी के साथ गाली गलौज करी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। यूपी में टाइम वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर टाइम्स वाटर कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कि नगरी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा विशेष आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनके अटूट समर्थन के फलस्वरूप आज हम लगातार दूसरे वर्ष टाइम्स वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में ये आयोजन लखनऊ में हुआ था और उसी समय मुख्यमंत्री जी की सहमति से यह तय हो गया था कि अगला कॉन्क्लेव काशी में होगा। नदियों और जल पर बातचीत करने के लिए बनारस से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है, खासतौर पे जब अब ये हमारे प्रधानमंत्री।
यूपी के कन्नौज में साइबर अपराध रोकने और जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए वर्चुअल संवाद एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जूम ऐप के माध्यम से साइबर सुरक्षा के उपायों और उनसे बचने के लिए जरूरी जानकारियां दी गई। एसपी के साथ इस वर्चुअल जागरूकता अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने ऑनलाइन ठगी से बचने को लेकर भी जानकारियां दी। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों का कैप्सूल कोर्ट जल्द ही चलाया जाएगा। मुरैना में एक मामले में दबिश देने आई यूपी पुलिस की टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई। दरअसल पुलिस की कार बानमोर और नूराबाद के बीच मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री के पास खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में इगलास थाने में सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार, सिपाही पवन कुमार और राम कुमार की मौत हो गई। वहीं कार के ड्राइवर की भी इस हादसे में मौत हो गई है। हादसा बाबर थाना क्षेत्र में हुआ है। अलीगढ़ पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुरैना की ओर जा रही थी। टीम को सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार लीड कर रहे थे। कार को बेसवा किला का रहने वाला एक युवक चला रहा था, लेकिन आगरा ग्वालियर बॉर्डर पर मुरैना में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वहीं हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर फैजाबाद कैंट में सूरज गोरखा बटालियन 1971 वार का स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है। इस मौके पर डोगरा रेजिमेंट सेंटर कैंट में सूरज गोरखा बटालियन ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मैराथन में स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट्स और सेना के जवानों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान 1971 वॉर के हीरोज और वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। मैराथन से पहले ब्रिगेडियर एनवी नाथ और ब्रिगेडियर जेकेएस विर्क के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान को लेकर शपथ भी दिलाई गई। आज के सेलिब्रेट कर रहे हो सर, उससे भी बेहतर हमारी प्रोग्रेस हो गई है। आज इतने सालों में 50-51 साल में हमारी सैन्य शक्ति बहुत विशाल हो चुकी है और हमें गर्व है कि आने वाले समय में हमारे देश जो है उसी तरह आज़ाद रहेगी जिससे हमने 95,000 लोगों को। अयोध्या की रामलीला के उद्घाटन सत्र में शामिल होने अयोध्या पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर स्टार रजा मुराद ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगने के मामले पर बड़ा बयान दिया है। रजा मुराद ने कहा कि इतने बड़े मुल्क में इस काले कारोबार को रोक पाना आसान नहीं है। हमारे मुल्क के आसपास कई पड़ोसी मुल्क हैं जहां से इसका कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, घर की तालीम से ही जीवन पर असर पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि शाहरुख का नाम केवल इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो मशहूर है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। एनसीबी कोर्ट में अपना दावा पेश करेगी और बचाव पक्ष अपने पक्ष में दलील देगा। कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसे सभी को मानना चाहिए। रजा मुराद ने कहा कि इस तरह का मामला आने पर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठना लाजमी है। अब साहब इतने रूट्स हैं आने के, इतने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं कि उन्हें रोकना जो है मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इसका एक ही इलाज है कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें ये समझाएं कि ड्रग्स लेने के कितने ख़राब नतीजे होते हैं, उसका स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ता है। देखिए, संस्कार जो है वो तो घर से ही मिलते हैं और तालीम जो है, जो घुट्टी में पिलाई जाती है, वो घर से ही होती है। अगर माँ बाप भी अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें समझाएं ड्रग्स के नुकसान, उन्हें देखते रहें कि उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ड्रग्स जो है वो उसका सेवन कम हो सकता है। लेकिन सहारनपुर में किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और चक्का जाम कर दिया। वहीं गांधी पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैलियों
ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पैदल मार्च भी निकाला गया। वहीं किसानों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सही है, वो गन्ना भुगतान को लेकर है। गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है, अगर हो तो वो ब्याज के साथ हो। बिजली के दाम बहुत बढ़ गए हैं, वो कम किए जाएं। और जो लखीमपुर में मुख्यतः जो घटना हुई है, जो किसानों के साथ ये बर्बरता की गई है, उन लोगों को जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है फांसी की सजा दी जाए और जो है उनके घर में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। कृषि कानून को वापस लेने के हैं। दूसरी बात, हमें हरियाणा पंजाब के बराबर गन्ने का भाव है, यहाँ भी वही आदमी वहाँ भी वही। इन्हीं की सरकार में ये पता नहीं चलता कि ये दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं। और बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए, आकाशमान को छू रहे हैं। डेली रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन पर रोक लगाई जाए, अगर नहीं रोक लगाई तो हमें और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आज तो हमने एक शुरुआत ही की है। यूपी के वाराणसी में टाइम्स वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कि कैसे पानी को शहर से दूर निकाला जाए, पर हमें शायद पुनः इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक नई कल्पना करने की ज़रूरत है शहरों को लेकर, कि कैसे हम अपने शहरों में बारिश का पानी का संग्रह कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिचार्ज करने में बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाए। कैसे जो पानी शहरों का जो वेस्ट वाटर जो निकल कर आता है, उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, पुनः कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। कहीं ना कहीं हमें ये सोचनी चाहिए कि हम जो शहरों की जब कल्पना करते हैं तो जल को केंद्रित रखते हुए नियोजन करने की ज़रूरत है। ये बात भी निकल कर आई कि एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुतिकरण हुआ नमामि गंगे को लेकर और उसकी उपलब्धियों को लेकर, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। पर यह भी बात निकल कर आई कि समय आ गया है कि ना सिर्फ हम अपने बड़ी नदियों के बारे में सोचें, पर शायद जो छोटी नदियां हैं उन पर भी ध्यान देने की शायद आवश्यकता है। ये आज की चर्चाओं में एक बात जो लगभग सब विशेषज्ञों ने जो बताया, वो ये था कि सामुदायिक सहभागिता के साथ कोई टिकाऊ समाधान संभव नहीं है। और ये ज़रूरी है कि हमें समुदाय को समस्याओं के समाधान करने में, उनकी नियोजन और प्रबंधन सब में जोड़ने की ज़रूरत है। और विशेषकर महिलाओं को, न सिर्फ महिलाओं की सहभागिता पर उनकी नेतृत्व अनिवार्य है अगर हम चाहते हैं कि कोई टिकाऊ व्यवस्था बन पाए। पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अक्सर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या जांच करना, पानी की जांच करवाना क्या इतना सरल नहीं होना चाहिए जितना कि आज की तारीख में एक शहर में खून की जांच करना हो। क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैब हैं जहाँ की हम अपने पानी की सैंपल ले जा सकते हैं और उसकी गुणवत्ता का जांच हो सके। अंत में दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि ये बहुत स्पष्ट निकल कर आया कि अगर हम पेयजल की योजनाओं को देखें और इनकी असफलता के कारणों को समझें तो दो महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। एक कि इनकी सार संभाल की, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कोई टिकाऊ व्यवस्था अगर नहीं रहती है तो ये स्कीम जो है विफल हो जाते हैं। और दूसरा कि अगर पानी का, जल का स्रोत अगर उसकी टिकाऊ व्यवस्था नहीं हो पाती है या सोर्स सस्टेनेबल नहीं हो तो वो स्कीम जो है वो सफल नहीं हो पाती है। और आज जबकि हम हर घर जल, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं तो शायद इस सीख को ध्यान रखने में ज़रूरत है। अंततः आज चर्चा में एक साथी ने कहा कि हम अक्सर नीति की बात करते हैं, शायद वक्त आ गया है नीयत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और अंततः हमें प्रयास करनी चाहिए कि हम अपने जल के साथ रिश्ते को पुनः समझने की कोशिश करें।
इसकी सही मूल्य को समझें और अहमियत को हम समझें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार। श्री वी के माधवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त आ गया है हमारे वाटर चैंपियंस को सम्मानित करने का। आप सभी वाटर चैंपियन से निवेदन है कि एक एक करके मंच पर आएं और अपना सम्मान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।